हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है हमारे सूचना प्रौद्योगिकी विधि मतलब कानून, साइबर अपराध, इनसे साथ अवधारणा, उद्देश्य और प्रत्याक्षाएँ। इसके अंतर्गत हम साइबर अपराध के बारे में जानेंगे। साइबर अपराध के अंतर्गत कौन कौन से अपराध होते हैं इनके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से कानून बनाए गए हैं साइबर अपराधों को रोकने के लिए, उन कानूनों के बारे में बातचीत करेंगे। और भारत के अंदर और विश्व के अंदर कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं इनको रोकने के लिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज डिटेल से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सूचना प्रौद्योगिकी विधि, साइबर अपराध सहित अवधारणा, उद्देश्य, प्रत्याक्षाएँ। ये हमारे RS मेंस के पेपर नंबर 3 के अंदर लॉ सेक्शन के अंदर आता है। शुरुआत करते हैं, और वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। शुरुआत होता है साइबर अपराध या साइबर क्राइम। तो साइबर अपराध क्या होता है? साइबर मतलब कंप्यूटर संबंधित। तो साइबर अपराध कंप्यूटर तथा नेटवर्क का उपयोग साधन की तरह करते हुए, तो इसमें क्या किया जाता है? कंप्यूटर तथा नेटवर्क का उपयोग किस तरह किया जाता है? साधन की तरह किया जाता है। तो साधन की तरह करते हुए की गई गैर वैधानिक गतिविधियाँ होती हैं। तो क्या कंप्यूटर और नेटवर्क के माध्यम से एक उनके साधन की तरह प्रयोग करते हुए गैर वैधानिक गतिविधियाँ होती है। जैसे हमारे कपट, चोरी की पहचान, कपट पहचान की चोरी, बौद्धिक अधिकारों की चोरी, वैसे जैसे तकनीकों के विकास के साथ इंटरनेट का प्रयोग विस्तृत गहन होता जा रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग साधन की तरह करते हुए की गई वैधानिक गतिविधियाँ इसके अंदर शामिल होती है, जिसमें हमारी कपट पहचान की चोरी, बौद्धिक अधिकार की चोरी, ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है तो वैसे क्या तकनीक के जैसे जैसे विकास हो रहा है, तो विकास के साथ इंटरनेट का प्रयोग क्या विस्तृत और गहन होता जा रहा है। एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें इंटरनेट का उपयोग नहीं हो रहा हो। मुख्य रूप से देखें तो साइबर अपराध के अमेरिका से शुरू हुआ और आज क्या है, विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। साइबर अपराध कहाँ से शुरू हुआ था? ये हमारे अमेरिका से शुरू हुआ था। अब आप सोच सकते हैं कि जो हमारे एंटीवायरस की जो कंपनियां हैं, तो वो एंटीवायरस की कंपनियां जब शुरू अमेरिका से हुई तो उन्होंने सोचा कि जब वायरस ही नहीं होगा तो एंटीवायरस करने की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने पहले वायरस बनाया, फिर उसको रोकने के लिए एंटीवायरस बनाया। लेकिन वही है कि अपने पैरों पर उन्होंने खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। क्यों? क्योंकि जब वायरस बनाया तो उनके संस्थानों में वह वायरस घुस गया और उनको सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त करने में ये वायरस बहुत ज़्यादा काम आया। आप मूवीज़ में भी ऐसा देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। वैश्वीकरण के अनुपात में ही जैसे जैसे ये चीज़ें वैश्वीकरण के रूप में बदली, इंटरनेट पूरे विश्व में एक साथ छा गया, तो उसके अनुपात में साइबर अपराधों का विस्तार और खतरा बढ़ चुका है। अधिक वैश्वीकरण अधिक साइबर क्राइम की संभावना को जन्म देता है। जितना ज़्यादा वैश्वीकरण होगा, जितना ज़्यादा दुनिया से जुड़ा होगा, उतना ज़्यादा हमारा साइबर अपराध करने की जो प्रक्रिया है और दर है, इसमें बढ़ोतरी होगी। ज़्यादातर मामलों में साइबर अपराध व्यक्तियों, निगमों तथा सरकारों से क्या साइबर अपराध क्या है? व्यक्तियों, निगमों तथा सरकारों से संबंधित सूचनाओं पर हमला करते हैं। क्यों? क्योंकि यही सूचनाएं लाभप्रद होती है। हमारे जैसे छोटे मोटे आदमी की सूचनाओं से तो क्या लाभ मिलेगा, लेकिन जो हमारी सरकार है, निगम है, बड़े बड़े व्यक्तित्व होते हैं, उनकी सूचनाएं प्राप्त करके ये बहुत ज़्यादा लाभ कमाते हैं। अब बात करते हैं यदि दुनिया में साइबर अपराध होने की, तो दुनिया में साइबर अपराधों में विश्व में भारत तीसरे नंबर पर आता है। सबसे ज़्यादा साइबर अपराध हमारे चीन में होते हैं, फिर USA में, फिर भारत में। तो भारत भी ऐसा नहीं है कि भारत इससे अछूता है, भारत में इससे बचा हुआ है, भारत भी नहीं बचा हुआ। अब बात करेंगे साइबर अपराध मतलब नेटवर्क और कंप्यूटर के माध्यम से जो अपराध होते हैं, उनमें कौन कौन से प्रकार के अपराध हो सकते हैं। पहला अपराध आता है हमारे साइबर अपराध के प्रकार में हैकिंग। हैकिंग की बात तो आप जान सकते हैं कि इस अपराध में क्या होता है, कंप्यूटर तंत्रों तक अनाधिकृत प्रवेश बनाया जाता है। जैसे मेरे मोबाइल में पासवर्ड लगा हुआ है, लेकिन कोई व्यक्ति मेरे पासवर्ड को पता करके और मेरे मोबाइल के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो मेन चीज़ होती है अनाधिकृत प्रवेश, मतलब बिना परमिशन के प्रवेश करना, और वहाँ प्रवेश करके जो संवेदनशील सूचनाएं होती हैं, जैसे किसी की फ़ोटोज़ है, डॉक्यूमेंट है, या और भी कुछ सूचना है, उस डेटा को बदल दिया जाता है या फिर चुरा लिया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? हैकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हैकिंग कहते हैं। इसे क्रैकिंग भी कह सकते हैं। हैकिंग को क्रैकिंग भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखना कि हमने इस चीज़ को क्रैक कर लिया है। वो होता है ना कि भैया इसका पासवर्ड क्रैक कर सकते हो, कि हाँ भैया क्रैक कर सकते हैं। इसे हैकिंग भी कह सकते हैं और क्रैकिंग भी कह सकते हैं। बात करें, कई बार क्या होता है कि जैसे मैं अपने मोबाइल के पासवर्ड लगाया मैंने, लेकिन मैं भूल गया। अब मैं चाहता हूँ मेरे मोबाइल का पासवर्ड मुझे तोड़ दिया जाए, तो मैं दुकान पे जाऊँगा और फिर मेरे मोबाइल का पासवर्ड हटवा दूँगा।
अब ये एक तरह से तो अनधिकृत प्रवेश ही है, लेकिन ये क्या है, एक अच्छे कार्य के लिए किया जाता है। और कई बार क्या है, हैकिंग कई अच्छे कामों के लिए भी की जाती है। तो अच्छे उद्देश्यों के लिए हैकिंग की जाती है, उसे कहते हैं एथिकल हैकिंग। आप इसे ध्यान रखेंगे, अच्छे उद्देश्यों के लिए की गई हैकिंग को हम क्या बोलते हैं, हैकिंग, एथिकल हैकिंग कहेंगे। फिर आती चोरी। सर्वाधिक प्रचलित साइबर क्राइम जिसमें कोई व्यक्ति कॉपीराइट अधिकारों का हनन करते हैं। चोरी का मतलब होता है, जैसे मुझे एक गाना पसंद आया, मैंने इंटरनेट पर गया और गाना डाउनलोड कर लिया। अब डाउनलोड करने को वैसे तो जो कंपनी, जिस व्यक्ति ने ये गाना बनाया है, उसके कॉपीराइट्स उस गाने के ऊपर होते हैं कि यदि कोई गाना सुनता है, गाने का उपयोग करता है, तो उसके कॉपीराइट के अनुसार उसे उसके हित मिलने चाहिए। लेकिन मैंने तो डाउनलोड कर लिया, तो एक तरह से मैंने उसके कॉपीराइट के जो अधिकार है उनका उल्लंघन या हनन कर दिया। तो इस तरह ये सबसे ज़्यादा फेमस है। लोगों को कई बार पता भी नहीं होता है कि वह एक साइबर अपराध कर रहे हैं। कई बार मूवीज़ होती है तो नेट पर आ जाती है, इंटरनेट पर आने के बाद उसे डाउनलोड कर लिया जाता है, और डाउनलोड करने के बाद मुफ्त में देख लिया जाता है। तो इससे तो एक तरह से चोरी ही हुई है। क्यों? क्योंकि ये साइबर अपराधों के अंदर गिनती आती है, लेकिन लोगों को ये चीज़ पता भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो लोग जो उसके निर्माता होते हैं उनके कॉपीराइट अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो सर्वाधिक प्रचलित साइबर क्राइम जिसमें कोई व्यक्ति कॉपीराइट अधिकारों का हनन करते हुए गाने, फिल्म, गेम, सॉफ्टवेयर, इन चीज़ों को डाउनलोड करता है, तो हमारी चोरी कहलाएगी। कई देशों में इससे संबंध में कानून भी है, पर भारत सहित कई देशों में इसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। बात करें, तीसरा आता है साइबर स्टॉकिंग या उत्पीड़न। स्टॉकिंग का मतलब होता है, जैसे कोई गली के अंदर कोई लड़की जा रही है और कुछ जो लफंगे या गुंडे मवाली जैसे लोग उसे घूरते हुए उसे पीछा करते हैं, उसके ताकते हैं। जब भी वह उसके घर के सामने से गुजरते रहते हैं, गुजरते हुए उसके घर में झांकते हैं, तो इसे कहते हैं स्टॉकिंग करना। मतलब कई बार तो कोई कुछ कर नहीं रहा, लेकिन उसका उत्पीड़न करना होता है। उत्पीड़न मतलब पीछा करना, उसको घूरना, उसको गलत इशारे देना, तो इसको उत्पीड़न करना कहते हैं। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी गड़बड़ ये होती थी पहले के ज़माने में कि वो ज़माने की नज़र में आ जाता था, सबको दिखता था, तो उसमें कुटाई भी अच्छी तरह होती थी। लेकिन अब आ गया साइबर वर्ल्ड, साइबर का ज़माना आ गया, साइबर तकनीक का ज़माना आ गया। तो अब क्या करते हैं, जो महिला है, लड़की है, उसको गंदे गंदे ईमेल किए जाते हैं, गंदे गंदे व्हाट्सअप किए जाते हैं, गंदे गंदे मैसेज किए जाते हैं, और फिर क्या अननोन नंबर से किए जाते हैं ताकि किसी को पता न चले। तो ये भी एक तरह का उत्पीड़न होता है, जिसे साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। तो एक तरह का ये ऑनलाइन उत्पीड़न है, जिसमें कि पीड़ित को ढेर सारे ऑनलाइन संदेश और ईमेल भेजे जाते हैं जो गंदी गंदी प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे बार बार किसी भी महिला को आप सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड, कई बार तो महिला इस चीज़ से अकता जाती है, मतलब परेशान हो जाती है कि वह कुछ कह नहीं पाती। लेकिन इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। भाई वो सारे कार्य करना जो महिला को पसंद नहीं है, वो सब उत्पीड़न की श्रेणी में आते हैं, चाहे वो गुड मॉर्निंग करना ही क्यों ना हो। और सामान्यतः ये ऐसे अपराधी कौन होते हैं, चिर परिचित लोग होते हैं, मतलब जानकार लोग ही होते हैं। पर वो वास्तविक उत्पीड़न की जगह ऑनलाइन उत्पीड़न को ही चुनते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पकड़े जाने का खतरा कम से कम होता है। क्यों? क्योंकि वो साफ कह सकते हैं कि इससे मेरी नहीं है, ये मोबाइल मेरा नहीं है, या फिर ये ऐसी चीज़ें नहीं है, लेकिन वो पकड़े ज़रूर जाते हैं, लेकिन उनको लगता है कि इससे हम पकड़े नहीं जाएंगे। तो साइबर स्टॉकिंग नॉर्मली जानकार लोग ही करते हैं। फिर आता पहचान चोरी। पहचान चोरी की बात करें तो लेन देन या बैंकिंग सेवाओं का ऑनलाइन उपयोग करने वाले लोगों के लिए ये सबसे बड़ी समस्या होती है। कि पहचान चोरी की बात करते हैं, जैसे हमारा डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, बैंक खाता है, सामाजिक सुरक्षा डेबिट, ये सारी चीज़ें होती हैं। इनमें जो हमारी संवेदनशील जानकारियाँ होती है, तो लोग क्या है, उन तक अपनी पहुँच बना लेते हैं और उनके पैसे चुरा लेते हैं। उन तक अपनी पहुँच बना लेंगे, उनका पता कर लेंगे, और फिर उनके इन चीज़ों को चोरी, उनके खाते से पैसे चोरी हो जाएंगे। उनके नाम से भारी ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। फिर वो क्या करेंगे, उनके नाम से भारी ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। ये क्या करता, पीड़ित को भारी आर्थिक नुकसान तो पहुंचाता ही, साथ ही साथ उसकी क्रेडिट हिस्ट्री को भी ख़राब कर देता। क्यों? क्योंकि एक बार वो पैसा निकाल लेगा, पैसा निकालने के बाद वो जो व्यक्ति है वो शिकायत करेगा बैंक में, और वो उस बकाया पैसे को जमा नहीं कराएगा तो उसकी क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब हो जाएगी। इससे उसकी क्रेडिट हिस्ट्री भी ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इस चीज़ को देखा। फिर आते फिशिंग। फिशिंग तो आपने देखी होगी, जैसे कोई व्यक्ति होता है जो फिशिंग करने के लिए, फिशिंग मतलब जो मछली पकड़ने के लिए एक कांटा लेके आता है, कांटा जो तालाब के अंदर डाल देता है, मछली उस कांटे में लगे हुए जो आटा होता है या कोई भी चीज़ होती है, तो उसको उससे आकर्षित होती है, और आकर्षित होकर
उसको खाने के लिए दौड़ती है, तो उसको खाकर वो फंस जाती है। तो इंटरनेट में भी इस तरह की फिशिंग होती है। तो कई बार क्या है, जैसे ऑनलाइन फ्रॉड, मतलब कई ऐसी ईमेल भेजी जाती है जिसमें कहा जाता है, जैसे वो आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक एपिसोड आया था जिसमें जो आत्माराम तुकाराम भिड़े हैं उसे 1 करोड़ की ईमेल के जरिए लॉटरी लगने की खुशखबरी दी जाती है। तो उसमें कई बार क्या है, लोक लुभावनी जितनी भी लालच देने वाली बातें होती है, चीज़ें होती है, वो दी जाती है, जिससे वो उनके चक्रों में फंस जाते हैं। तो बात करें फिशिंग की, तो इंटरनेट पर प्रचलित सबसे लोकप्रिय कपट है जिसमें लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनके पैसे हड़प लिए जाते हैं, जिसमें लोगों को लुभावनी मतलब लालच देने वाली जो ईमेल्स है कि आपको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है, आपकी नौकरी लग गई है, आपके साथ ऐसा हो गया है, मतलब बहुत सारी ऐसी लोक लुभावनी लालच देने वाली ईमेल्स भेजी जाती है। ये सामान्यतः कि वित्तीय संस्थानों के जो ग्राहक होते हैं उनको दी जाती है कि भैया, कई बार तो ऐसे किया जाता है कि जैसे शेयर मार्केट के अंदर ये बताया जाता है कि भैया आप इस कंपनी के ऊपर पैसा लगा दीजिए, ये कंपनी कल करोड़ों रुपए की हो जाएगी, या फिर ये जो शेयर है ये डूब जाएंगे। तो ऐसे उल्टे पुल्टे लोक लुभावने लालच दिए जाते हैं। जो विद्यार्थी होते हैं उनको नौकरी लगने की, इंटरव्यू की, लॉटरी की, इनकी खुशखबरियाँ दी जाती है कि भैया आपकी नौकरी लग गई है, आप 50,000 रुपये जमा कराइए। तो इस प्रकार की, या फिर जो हमारे कर्मचारी होते हैं, दुकानदार होते हैं, उनको डिस्काउंट की, तो इस तरह की ईमेल्स भेजी जाती है कि आप ये क्लिक कीजिए, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लिक करते आपके खाते के सारे पैसे गायब हो जाते हैं। तो ईमेल्स प्राप्तकर्ताओं को किसी बहाने से उनके यूज़र नेम, पासवर्ड, खाता संख्या, पता आदि लिखने को मना लेते हैं कि भैया जैसे आप यदि आज HD वो क्या कहते हैं ना, जैसे कई ईमेल से ऐसे आती है कि जैसे अमेजन से आप यदि शॉपिंग करते हैं तो आपको 80% का फ़ायदा होगा या 90% का फ़ायदा होगा। या फिर कोई एक फर्जी साइट बना दी जाती है जिसमें ये लिखा जाता है कि यदि आप 2,000 रुपये में 1 लाख का टीवी आज ही लें, अभी लें। क्लिक करते ही वो एक इंटरफेस खुलता है। इंटरफेस का मतलब एक स्क्रीन खुलती है। स्क्रीन में आपसे पूछे जाते हैं कि ये आप ख़रीद लीजिए। तो जैसे ही आप 2,000 का पेमेंट करेंगे तो इसके ज़रिए आप क्या है, आपकी जो डिटेल्स है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनकी जानकारी उसके अंदर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, तो ये क्या है, वो अपने जो सर्वर है उस पर वो सेव कर लेते हैं और आपके खाते से पैसे निकालेंगे। तो इस तरह से कई बार फर्जी साइटों के ज़रिए भी ऐसा किया जा सकता है। तो फिशिंग होती है। इसमें क्या है, जो लिंक भेजा जाता है, लिंक पे क्लिक करने पर ऐसा ही एक संस्थान जैसे हमारा HDFC, मसूटी, तो ऐसे ही हूबहू दिखने वाली फर्जी वेबसाइट खुलती है जहां वो अपनी जानकारियों को बेहिचक टाइप करने लगते हैं। क्या बेहिचक टाइप करते हैं, उसके बाद फिशर्स क्या वास्तविक साइट पे जाते हैं और उन सूचनाओं को डाल करके उसके पैसे उड़ा लेते हैं। फिर आता है विशिंग। तो विशिंग का मतलब होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो मतलब कि यह एक आपराधिक गतिविधि है जिसमें सामाजिक अभियांत्रिकी या वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करके कई लोगों को वित्तीय लाभ देने के बहाने उनकी जानकारी ले ली जाती है। और ये सब फिशिंग या वॉइस के मेल से बना हुआ है, इसीलिए इसको विशिंग कहते हैं। इसमें लोगों के लैंडलाइन पर विश्वास का दोहन किया जाता है। कई बार क्या है कि आपको कई बार ऐसे फ़ोन भी आते होंगे कि भैया आपके क्रेडिट कार्ड, आपके पास ये वाला क्रेडिट कार्ड है, हाँ है, तो आपके क्या है जो पॉइंट्स है जो जल्दी क्या डिलीट हो जाएंगे। डिलीट का मतलब ख़त्म हो जाएंगे यदि आप उनको यूज़ नहीं करेंगे। तो आप उनको रिडीम करने के लिए ये बताएं, या फिर जो कई बार क्या OTP मांगे जाते हैं, तो ये हमारी विशिंग होती है। मतलब कि आपको फ़ोन करके किया जाता है, तो वॉइस की बात होती है, इसलिए तो वॉइस होती है, इसलिए इसको विशिंग कहते हैं। होती तो ये भी फिशिंग ही है। इसमें लोगों के लैंडलाइन पर विश्वास का दोहन किया जाता है जिससे सामान्य क्रेडिट कार्ड नंबर लिए जाते हैं, OTP लिए जाते हैं। फिर आती है साइबर स्क्वॉटिंग। क्या आती है साइबर स्क्वॉटिंग की बात करें तो इसमें एक प्रसिद्ध और भविष्य में प्रसिद्ध होने वाले डोमेन नामों को पंजीकृत कर लिया जाता है। कि जैसे कोई कंपनी खुली, अब कंपनी खुलते ही सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि कंपनी सभी चीज़ें एक झटके में नहीं कर सकती। जैसे कोई नई कंपनी खुली है तो वह कंपनी धीरे धीरे अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करती है। लेकिन कई लड़के या कई लोग क्या करते हैं कि उनके नाम से क्या वेबसाइट बना लेते हैं, क्या पहले ही वेबसाइट बना लेते हैं सस्ते में। फिर जैसे जैसे वो कंपनी बढ़ती रहती है, जब वो कंपनी सोचती है क्यों ना मैं भी अपनी वेबसाइट बना लूँ, तो वेबसाइट जैसे बनवाने के लिए कंपनी ट्राई करती है तो उसे पता चलता है कि उसके नाम की वेबसाइट पहले से ही कहीं पे बनी हुई है। अब क्या, जैसे मान लीजिए कि हमने एक उदाहरण लिया लड्डू वाला का, तो इसमें आपको पहले समझा देते हैं फिर बताते हैं कि इसमें एक प्रसिद्ध और भविष्य में प्रसिद्ध होने वाले डोमेन नामों को पंजीकृत कर लिया जाता है तथा बाद में ज़रूरतमंद से भारी रकम वसूल करके ये बेच दिया जाता है।
जैसे कोई लड्डू वाला संस्थान बना और किसी भी व्यक्ति ने, मतलब मैंने ही कर लिया, यदि मैं www.ladduwala.com का पंजीकरण कर लेता हूँ तो बाद में ये संस्थान मुझे मुँह मांगी रकम देकर ये डोमेन खरीदेंगे और यह उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय है। क्यों? क्योंकि ladduwala.com का डोमेन मेरे पास है और यदि वो उससे खरीदेंगे नहीं तो मैं इसका उपयोग भी करूँगा। क्यों? क्योंकि ये तो डोमेन तो मेरा है, जब तक मुझसे नहीं खरीदेंगे तो मुँह मांगी रकम पे ये डोमेन मुझसे खरीद लेंगे। कई बार क्या है, एक छोटा सा अक्षर भी चेंज कर दिया जाता है, जैसे लड्डू वाला में LADDU की जगह LADDO कर दे, लड्डू वाला। तो लड्डू वाला नाम में देखने में तो सेम जैसा लगता है कि लड्डू वाला लड्डू वाला। तो लड्डू वाला की जो, मान लीजिए कि 500 रुपये का 1 किलो लड्डू बेचता था और मैं 200 रुपये का 1 किलो लड्डू 500 रुपये में बेचना शुरू कर दूं तो इससे मेरी कोई इमेज ख़राब नहीं होगी, जो रियल लड्डू वाला है उसकी इमेज ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो इसके कहते हैं साइबर स्क्वॉटिंग। तो अभी जो हाल ही में आपने देखा होगा कि जियो हॉटस्टार है, जो पहले डिज्नी हॉटस्टार हुआ करता था, अब क्या है, जियो हॉटस्टार बन गया है। तो इसके मामले में भी एक खबर आई थी कि जो एक व्यक्ति था, तो एक व्यक्ति ने कम से कम 5-6 साल पहले ही JioHotstar.com नाम से एक जो डोमेन नाम रजिस्टर करा लिया था। उसकी ये दूरदर्शिता थी कि उसे लगता था कि भविष्य में जियो और हॉटस्टार आपस में जुड़ जाएंगे और डोमेन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसे कम से कम शायद 5 से 7 करोड़ रुपए में वो डोमेन नाम खरीदना पड़ा कंपनी को। क्यों? क्योंकि वो किसी ने पहले ही बना लिया था। तो कई इसे कहते हैं साइबर स्क्वॉटिंग। फिर आता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर तो आप सभी जगह जानते हैं, पेन ड्राइव लगाते वायरस आ जाते हैं, वो वाली बात। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर तो इंटरनेट आधारित सॉफ्टवेयर होते हैं। मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी सॉफ्टवेयर ही होते हैं जो किसी नेटवर्क में गड़बड़ी लाने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। ये सॉफ्टवेयर किस लिए काम में लिए जाते हैं? ताकि नेटवर्क में गड़बड़ी की जा सके। इन सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर तक पहुंच बनाई जाती है। इन सॉफ्टवेयर के द्वारा क्या होता है? कंप्यूटर तक पहुंच बनाई जाती है तथा सूचनाओं की चोरी की जाती है। अथवा पहले से पड़ी जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। जो सॉफ्टवेयर्स पहले से पड़े होते हैं उन सॉफ्टवेयर्स को नुकसान पहुंचाया जाता है। फिर आता है बाल दुर्व्यवहार। इसमें अपराधी क्या नाबालिग बच्चों को चैट रूम्स में बुलाते हैं। क्या नाबालिग जो बालक होते हैं इनको चैट रूम्स में बुलाते हैं या फिर अन्य सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म होते हैं उनके पास बुलाते हैं। उनको लुभा करके, उनको बहला करके बाल अश्लील फिल्म बनाने के अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं। उनको, जैसे आपने सुना हो पहले तो एक गेम आता था जिसको कहते थे ब्लू व्हेल गेम, कि ब्लू व्हेल गेम। तो ब्लू व्हेल गेम में भी ऐसा ही होता था। अमेरिका में इस समस्या की बहुत ज़्यादा फैल गई थी। अमेरिका में ये समस्या बहुत ज़्यादा फैल गई थी। इसके चलते सरकार और FBI, जो हमारा फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसने चैट रूम्स पर अब अधिक नियंत्रण और निगरानी रखनी शुरू कर दी, क्योंकि हमारी जो बाल दुर्व्यवहार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था अमेरिका के अंदर। फिर आता बॉटनेट्स नेटवर्क। तो ये एक ग्रिड कंप्यूटरिंग जैसा तरीका है जिसमें अपराधी दूर बैठे हुए प्रयोक्ता के कंप्यूटर का नियंत्रण अपने हाथ में बिना उसको पता लगाए ले लेता है। जैसे मान लीजिए कोई ईमेल भेजा किसी व्यक्ति को और उसे कहा कि भैया ऐसा ऐसा कुछ है, ये इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते क्या होगा कि आपको ये वाला लाभ होगा, लेकिन वो वाला लाभ नहीं होता। लेकिन उस क्लिक के पीछे क्या एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी इच्छा के बिना ही वो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होकर रन हो जाएगा। तो प्रयोक्ता जब नासमझी में ईमेल अटैचमेंट या फर्जी सॉफ्टवेयर के रूप में भेजे गए ट्रोजन हॉर्स या अन्य को डाउनलोड कर लेता है तो उसका कंप्यूटर बॉट नेटवर्क से जुड़ जाता है। मतलब आपका कंप्यूटर में एक ऐसा सॉफ्टवेयर जुड़ जाएगा जो आपको पता भी नहीं है आपके कंप्यूटर में है, और वह एक नेटवर्क के जरिए किसी दूसरे व्यक्ति से जुड़ जाएगा और एक लंबे समय तक जुड़ा रहेगा। अब ऐसे जुड़े हुए हजारों कंप्यूटर तैयार हो जाते हैं जिन्हें ज़ॉम्बीज कहते हैं। तो वो व्यक्ति आपके कंप्यूटर का उपयोग कभी भी कर सकता है यदि आपके कंप्यूटर के अंदर वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर या बॉटनेट पड़ा है। तो अपराधियों के द्वारा कभी भी ये कंप्यूटर उपयोग में लिए जा सकते हैं। इस प्रकार अपराधियों को हजारों कंप्यूटर की क्षमता मिल जाती है जिसका उपयोग बड़े स्तर के अपराधों को करने में करते हैं, जिन्हें पकड़ना मुश्किल तो होता ही है। क्यों? क्योंकि ज़ॉम्बीज को बदल बदल कर काम करते हैं और इनके पास प्रोसेसिंग क्षमता भी कोई छोटी मोटी नहीं होती, बहुत बड़ी होती है। और ये हमारे जैसे चीन में है, अमेरिका में, जो हमारे अफ्रीका के देशों के अंदर इस प्रकार के नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं। इनको पकड़ भी नहीं सकते हैं आसानी से। क्यों? क्योंकि कई बार कंट्रोल किसी कंप्यूटर से करते हैं। तो अपराध, जैसे मान लीजिए एक, जैसे अमेरिका के अंदर अपराध करना है तो अफ्रीका के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति चीन के कंप्यूटर से अमेरिका के कंप्यूटर के अंदर अपराध कर लेता है। तो इनको पकड़ना इतना आसान नहीं हो पाता। फिर आता डिनाइल ऑफ सर्विस।
डिनायल ऑफ सर्विस की बात करें तो अपराधी क्या करता है कि आपके मोबाइल के अंदर एंटर कर जाएगा, और जैसे मान लीजिए आपको रोज़ का 1 GB, 1.5 GB, 2 GB, 2.5 GB इंटरनेट मिलता है, तो आपको सुबह उठने से पहले वो सारे के सारे 1.5 GB को ख़त्म कर देगा। क्या कर देगा? 1.5 GB को ख़त्म कर देगा। कैसे? क्या आपको एक साथ ही इतने सारे ईमेल, इतने सारे अटैचमेंट, इतने सारे सॉफ्टवेयर आपके मेल पे, आपके जो हमारे आपके व्हाट्सएप पे बहुत सारी साइटें हैं जिन पे आपको भेज देगा। जैसे भेजेंगे और वो सारे के सारे नेट का खा जाएंगे, मतलब सारे सारे नेट का उपयोग करके आपके सारे सारे बैंडविड्थ का उपयोग कर लेंगे और आपको सेवाएं लेने से रोक देंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास इंटरनेट आएगा, इंटरनेट वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। इसे कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। इसमें अपराधी क्या करता है? उपभोक्ता की पूरी बैंडविड्थ का उपयोग कर लेते हैं और उसके ईमेल को स्पैम से भर देते हैं। इस प्रकार इंटरनेट सेवाएं प्राप्त करने से उसे रोक लेते हैं। क्योंकि कई बार क्या 1 लाख ईमेल आ जाती है आपको, तो आपको कभी पता भी नहीं चल पाएगा कि इसमें काम की ईमेल कौन सी है, मतलब उपयोगी और सही ईमेल कौन सी, जिन पे आपको ध्यान देना ज़रूरी है। तो आपको कभी भी इस चीज़ का पता नहीं चल पाता। तो इसे हम कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। फिर आता पायरेसी, मतलब कॉपी करना। तो सॉफ्टवेयर और अन्य उत्पादों के अनुचित माध्यमों से प्रतिकृति बनाकर, मतलब कॉपी बनाकर उनके समान उत्पाद बनाकर उनका वितरण, जिनका उद्देश्य मूल उत्पाद के आर्थिक बौद्धिक अधिकारों का उल्लंघन करना होता है, इसी श्रेणी में आते हैं। हमें क्या करना, इसके अंदर क्या किया जाता है? जो मूल उत्पाद है उसका आर्थिक और बौद्धिक अधिकारों का उल्लंघन करना है। क्या भाई? जो मूल उत्पाद है, किसी का गाना है, मूवी है, सॉफ्टवेयर है, कोई गेम है, तो रियल सच बात यह है जिसने उसको बनाया है उसके पास इसकी रॉयल्टी होनी चाहिए, उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन उसके आर्थिक और बौद्धिक अधिकारों का उल्लंघन करके उसकी प्रतिकृति तैयार कर दी जाती है, उसको फोटोकॉपी तैयार कर ली जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पायरेसी कहते हैं। तो पहले ऐसे ही होता था कि जैसे CD DVD का टाइम होता था, तो इसमें सुबह तो मूवी हॉल में लगती थी और शाम होने से पहले पहले सभी दुकानों पर उसकी पायरेटेड कॉपी आ जाती थी। फिर आते पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी की बात करें तो पोर्नोग्राफी ई-कॉमर्स का प्रथम और लगातार सफल उत्पाद है। तो पोर्नोग्राफी ई-कॉमर्स का प्रथम और लगातार सफल उत्पाद है कि ये ऐसा उत्पाद है जो कहीं भी शुरू किया जाए पूरी दुनिया में बिकता है। इसका उपयोग सीधे आर्थिक लाभ कमाने से लेकर फर्जी जो मार्केटिंग रणनीति इसको बनाने और ग्राहकों को फंसाने तो माउस ट्रैपिंग तकनीक के रूप में किया जाता है। कई बार क्या है, जैसे आप पोर्नोग्राफी के अंदर बहुत सारी ऐसी साइटें होती है जो कई प्रकार के फर्जी उत्पाद बेचने की बात करती है कि ऐसा करने से वैसा होगा और वैसा करने से ऐसा होगा, तो फर्जी मार्केटिंग रणनीतियों को अपनाने की कोशिश करते हैं। इस अपराध में बच्चों को भी एक क्लिक में इनका उपयोग करने का मौका मिल जाता है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, साइट पर इतना ही लिखा होता है कि आप 18 साल से ऊपर बड़े हैं, तो बच्चे भी कह देते हैं हाँ हम 18 साल से ऊपर बड़े हैं, तो ऐसा करते हैं उनको इसका एक्सेस मिल जाता है पोर्नोग्राफी देखने का, जो हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य होते हैं इनके खिलाफ होते हैं। फिर आता है IRC क्राइम, इंटरनेट रिलेटेड अपराध। IRC क्राइम या इंटरनेट रिलेटेड क्राइम की बात करें तो IRC सर्वर चैट रूम्स की सुविधा देते हैं जिनमें लोग दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के बातचीत करते हैं। इंटरनेट रिलेटेड क्या करते हैं? ये सर्वर चैट रूम्स की सुविधा देते हैं जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, जैसे हमारा फेसबुक होता है, व्हाट्सअप होता है, उसी तरह इंटरनेट रिले चैट होती है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता, संवाद कर सकता है। और आतंकवादी इनका उपयोग गुप्त संवाद के रूप में करते हैं, मतलब इनको पकड़ पाना इतना आसान नहीं है। हैकर भी क्या करते हैं, जो पीड़ित है जिसको उन्होंने हैक किया है, जिससे पैसे मांगने हैं, जिससे बातचीत करनी है, तो IRC के ज़रिए ही चर्चा करते हैं और ये तकनीकें साझा करने के लिए करते हैं। जैसे एक टेक्नोलॉजी दूसरे को भेजनी है तो नॉर्मली भेजेंगे तो पकड़े जाएंगे, लेकिन IRC अपराध के जरिए क्या है, इनको पकड़ पाना आसान नहीं होता। फिर आता हमारा साइबर स्पूफिंग। क्या साइबर स्पूफिंग की बात करें तो जिस कंप्यूटर की पहचान लेकर किसी कंप्यूटर की पहचान लेकर उसका उपयोग स्वयं के कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को प्राप्त सुविधाओं को विशेष एक्सेस करने का फ़ायदा उठाने के लिए करना हमारे साइबर स्पूफिंग कहलाएगा। मतलब किसी कंप्यूटर की पहचान ले ली मैंने क्या किया, जैसे किसी दुकान है, दुकान के कंप्यूटर का एक्सेस ले लिया तो उसकी पहचान ले ली। अब उस कंप्यूटर में तो घर पे बैठा हूँ, लेकिन मैंने उसके कंप्यूटर को लॉगिन कर लिया, घर बैठे बैठे उसको शुरू कर दिया। अब उसका उपयोग करके स्वयं के कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को प्राप्त जितने सुविधा है और उसके एक्सेस है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँगा।
क्योंकि जैसे मैंने पहले अपने कंप्यूटर का उपयोग किया, अपने कंप्यूटर का उपयोग करके किसी दुकान है, किसी भी व्यक्ति के कंप्यूटर को एक्सेस कर लिया। अब उसके कंप्यूटर के थ्रू मैं क्या करूँगा, किसी और कंप्यूटर के अंदर जितनी भी जानकारी है, सुविधाएं हैं, उनका एक्सेस करने की कोशिश करूँगा। जैसे कोई बैंक के अंदर जैसे ट्रांजैक्शन करने की या कोई ऐसे कार्य करने की कोशिश करूँगा जो मुझे लाभ पहुँचा सकते हैं। इसके द्वारा अन्य कंप्यूटरों को नेटवर्क पर जोड़ दिया जाता है। फिर आता साइबर मानहानि या साइबर डिफेमेशन की बात करें तो कई बार आपने जैसे कई मूवीज़ देखी होगी, तो मूवीज़ के अंदर क्या होता है, जैसे हमारे जो यूएस की जो हमारी सेना होती है, तो सेना के कंप्यूटर पे अचानक ही एक मास्क आ जाता है, एक चेहरा आ जाता है, या फिर कई बार गंदी गंदी तस्वीरें आ जाती है, या फिर आपने वो जोकर की तस्वीर देखी होगी, जोकर की तस्वीर आ जाती है। तो इससे क्या होता है, कई बार जैसे मान लीजिए आप जैसे साइबर क्या है, HDFC की साइट खोली आपने या SBI की साइट खोली, कोई अच्छी आपके बैंक की साइट खोली, और बैंक की साइट खोलते ही आपके सामने कोई जोकर नाचता हुआ नजर आए, तो इससे आपको क्या लगेगा, इससे आपको ऐसे लगेगा कि जैसे मेरी तो बेइज्जती हो गई। तो हम कोई भी व्यक्ति क्या है, किसी भी कंपनी को या संस्थान को नुकसान पहुंचाने के लिए उसकी जो मेन साइट होती है, तो मेन साइट के ऊपर इस तरह के कुछ डिफेम कर देता है। उसको डिफेम मतलब उसमें कुछ ना कुछ बदलाव कर देता है। तो इसमें अपराधी क्या आपत्तिजनक सामग्री को या तो ईमेल के माध्यम से पीड़ित के सभी जानने वालों को भेजता है, या उसे किसी वेबसाइट पर पोस्ट कर देता है। सॉरी, ये कुछ अलग है। इसमें क्या होता है कि अपराधी क्या करता है कि कोई आपत्तिजनक सामग्री है किसी महिला से संबंधित या किसी भी व्यक्ति से संबंधित, तो इसको क्या ईमेल के माध्यम से पीड़ित के सभी जानने वालों को भेज देता है कि भैया ये इसकी फ़ोटोज़ है, ये गाने हैं, ये इसके वीडियोज़ है, तो उनको भेज देगा। या फिर किसी पोर्नोग्राफिक जो साइट है उसके ऊपर उसको अपलोड कर देगा, पोस्ट कर देगा। सामान्यतः असंतुष्ट और निकाले गए कर्मचारी होते हैं, क्या असंतुष्ट और निकाले गए कर्मचारी होते हैं जिनके पास कंपनी की गुप्त जानकारियाँ होती है। वे अपने अफसरों के विरुद्ध या पूर्व प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं के विरुद्ध ऐसा कार्य करते हैं। फिर हमारे आता सलामी हमला। वो कहते हैं ना, सलाम साहब। एक व्यक्ति क्या करता है कि खुद को अच्छा साबित करने के लिए क्या करता है, जितने भी रोड पे मिलते हैं, कई व्यक्ति देखा होगा आपने, ऐसे व्यक्ति होते हैं जो रोड पे जाते हैं, कंपनी में जाते हैं, और कंपनी में जाते हुए जितने भी मतलब ए से लेके जेड तक गेट पे जो है गार्ड होता है, वहाँ से लेके बॉस तक सबको सलामी ठोकते रहते हैं, और सलामी ठोकने से वो अच्छे साबित होते हैं। इसी तरह का एक सलामी हमला होता है। सलामी हमले में क्या होता है, एक व्यक्ति क्या करता है, बैंक की साइट पे जाता है और किसी भी एक व्यक्ति के खाते से 1 करोड़ निकालने की बजाय क्या करता है, 1 करोड़ लोगों के खाते से 2-2 रुपये निकालने की सोचता है। तो वो सोचता है कि 1 करोड़ खातों से 2-2 रुपये निकाल लेता हूँ, और ऐसे करके 2 करोड़ रुपये से मिल जाते हैं। अब सभी के खातों पे यदि मैसेज आता है कि उसके खाते से 2 रुपये का डेबिट किया गया है, तो 2 रुपये डेबिट होने पे कोई भी टेंशन में नहीं आता है। वो सोचता है 2 रुपये डेबिट हुए होंगे, कोई गलती से बैंक का कोई चार्ज लग गया होगा, तो इसके एवज में कोई भी शिकायत नहीं करेगा। हो सकता है 1 करोड़ लोग किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं करेंगे इसके लिए। अब किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं करेंगे तो वो तो बच गया। तो इस तरह का हम कहते हैं सलामी हमला। तो सलामी हमले में क्या होगा, इसमें अपराधी कुछ ऐसे छोटे छोटे परिवर्तन कर देते हैं जिन पर सामान्यतः ध्यान नहीं जा पाता, स्थान नहीं है, ध्यान नहीं जा पाता। कोई ऐसे छोटे छोटे परिवर्तन कर देते हैं जिनसे क्या उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। तो अपराधी क्या करते हैं, ऐसे प्रोग्राम बना लेते हैं जो किसी बैंक के सभी खातों में से छोटे छोटे में से 2 रुपये, 2.5 रुपये, 3 रुपये काट कर स्वयं के खातों में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब जैसे 20 करोड़ लोग खाते हैं, तो 20 करोड़ खातों में से 3-3 रुपये चले गए ना, तो 90 करोड़ रुपये उसके खाते में चले गए। तो लेकिन ये 3-3 रुपये जाएंगे तो कोई उस पर ध्यान नहीं देता। और इस मामले में कोई भी ग्राहक बैंक में सामान्यतः शिकायत नहीं करता, और अपराधी क्या है, इससे करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा लेते हैं। फिर आता थ्रेटनिंग या धमकियाँ। इसमें क्या अपराधी धमकी भरे ईमेल भेजकर पीड़ित को डराता है। जो व्यक्ति है इसको क्या डरा जाता है, कैसे, धमकी भरे ईमेल भेजकर या चैट रूम्स में उससे संपर्क स्थापित करके उसको प्रताड़ित किया जाता है। चैट रूम्स होते हैं, चैट रूम्स में क्या उसको धमकी भरे ईमेल्स भेजे जाते हैं, और धमकी भरे ईमेल्स भेज करके उसको प्रताड़ित किया जाता है। फिर आता है नेट एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है वसूली करना, होता है ना, वसूली भाई, तो वो होता है नेट एक्सटॉर्शन, मतलब नेट के जरिए वसूली करना। तो इसमें क्या होता है, इसमें अपराधी किसी व्यक्ति या सरकार की गुप्त सूचनाओं तक पहुंच बना लेता है। अब उन तक पता लग जाता है, अब उनके बदले में वो उससे क्या
क्या कहते हैं फिरौती मांगता है, और बाद में इन्हीं सूचनाओं को भारी रकम देने के लिए मजबूर करते हैं। मतलब इन जो फर्म होती है, सरकार होती है, व्यक्ति होते हैं, इनको भारी रकम देने के लिए मजबूर किया जाता है कि यदि ये आप नहीं देते हैं तो आपकी इन चीज़ों को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। तो इसके वजह में वो मुँह मांगी पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये हमारे कुछ अपराध है। फिर आता है डेटा एस्पियोनाज। मतलब अपराधी क्या करता है, प्रयोक्ताओं के मध्य हो रहे संवाद को बीच में ही सुन लेता है। वो दो व्यक्ति एक आपस में चैट कर रहे हैं, चैट करने के दौरान क्या है, कोई तीसरा व्यक्ति उनके चैट्स को देख लेता है। तो जैसे वो आपको याद हो कि जैसे हमारे जो शहीद थे हमारे कश्मीर के अंदर, एक बम धमाका हुआ था, यदि आपको याद हो 2018 या 19 के जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उनसे पहले पुलवामा अटैक, यदि आपको याद हो, तो इसी दौरान क्या है कि जो हमारे एक पत्रकार थे रिपब्लिकन इंडिया के, रिपब्लिकन भारत या रिपब्लिकन इंडिया के भारत के जो पत्रकार थे, उनकी जो चैट्स है वो लीक हो जाती है। तो वही बात होती है डाटा एस्पियोनाज में। अपराधी क्या करते हैं, प्रयोक्ताओं के मध्य हो रहे संवाद को बीच में ही प्राप्त कर लेते हैं और वे ऐसे कम्युनिकेशन के आधारभूत ढांचे को लक्ष्य बनाकर पाते हैं। भाई किस तरह से वो बात कर रहे हैं उसको क्रैक कर लेते हैं, क्रैक करने के बाद पता लगा लेते हैं कि आपस में क्या बात कर रहे हैं। इस ढांचे में फिक्स लाइन, वायरलेस इंटरनेट सेवाएं, वीओआईपी, ईमेल इत्यादि ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। इनका उपयोग करके वो उन बातों का पता लगा लेते हैं और उनके बदले में क्या है, भारी रकम वसूल करते हैं। फिर आता डीप वेबसाइट डिफेसमेंट। ये था वो जो मैंने आपको बीच में बताया था कि वेबसाइट पे कोई जोकर लगा दिया है, कोई ऐसी वेबसाइट को करप्ट करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या करते हैं, अपराधी किसी वेबसाइट के सर्वर पर पहुंचकर उसमें परिवर्तन कर देते हैं या उसकी जानकारी को ही बदल देते हैं और लक्षित संगठनों को इससे काफ़ी नुकसान होता है और बदनामी का सामना करना पड़ता है। जो बड़े बड़े संस्थान होते हैं उनको ये बताने के लिए कि वो इसके लिए कैपेबल नहीं है और उनको कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये बताने के लिए क्या, इससे क्या उनको काफ़ी नुकसान होता है, साथ ही साथ बदनामी भी होती है। सामान्यतः अपनी क्षमताओं को सिद्ध करने के लिए कई बार क्या होता है, हैकर्स क्या है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, बस अपनी क्षमताओं को दिखाना चाहते हैं, उनका प्रदर्शन करने के लिए और सामने वाली क्षमताओं का मजाक बनाने के लिए। ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और इनके पास इतनी सी योग्यता नहीं है कि ये चीज़ें रोक सके, तो ये चीज़ बताने के लिए ऐसा कार्य कर दिया जाता है। तो उनका मखौल या मजाक उड़ाने के लिए वेबसाइट डिफेसमेंट कर दिया जाता है। अब आते हैं, हमने तो ये बहुत सारे हमने साइबर अपराध तो देख लिया। अब आता है साइबर अपराधों की चुनौतियाँ क्या है। ये साइबर अपराध इतने खतरनाक क्यों होते हैं कि हमें इनको अलग से पढ़ना पड़ रहा है, तो ऐसी क्या दिक्कतें देखें। साइबर अपराधों की चुनौतियाँ, पहली चुनौती आती है कि साइबर अपराध की सबसे बड़ी चुनौती है और इसका सर्वाधिक विशिष्ट गुण ये है क्या, ये गैर स्थानिक होते हैं, नॉन लोकल होते हैं। मतलब यदि मेरे साथ कोई साइबर अपराध हो रहा है तो मेरी यदि पुलिस में कंप्लेंट भी करूँगा ना तो वो उसके नहीं पकड़ पाएगी। क्यों? क्योंकि अपराधी कहाँ है, जैसे अंगोला देश के अंदर है या फिर जो हमारे कहाँ है, जैसे बुरुंडी देश के अंदर है, मतलब ऐसे देश के अंदर जो हमारे देश के सीमाओं से बहुत दूर है, तो पुलिस वहाँ तक पहुँच बना ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि इसका विशिष्ट गुण क्या है, इसका गैर स्थानिक होना या नॉन लोकल होना होता है। फिर अपराधी जहाँ होते हैं या अपराध जहाँ से किए जाते हैं वो स्थान हजारों किलोमीटर दूर होते हैं और अलग अलग प्रकार के कानूनी क्षेत्राधिकार में आते हैं। कई बार तो क्या होता है, और सबसे बड़ी परेशानी ये होती है, ये सबसे बड़ी परेशानी इसलिए है क्योंकि अब क्या क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अपराधों के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि किसी देश में प्रतिबंधित अपराध किसी अन्य देश में एक सामान्य गतिविधि हो सकती है, जैसे पायरेसी। पायरेसी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए किसी नेट से मूवी डाउनलोड करना हमारे देश में एक अपराध है, लेकिन हो सकता है अफ्रीका के ऐसे देश में ये कार्य किया जा रहा है जहाँ पे ये अपराध ना हो, तो दोनों में अंतर हो सकता है इसमें। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ना हो तो ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाना मुश्किल कार्य है। फिर इनकी दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है कि एक वृहद स्तर जिस पर ये अपराध हो रहे हैं और ये भविष्य में भयावह विस्तार की संपूर्ण संभावना से युक्त है। मतलब ये कह रहे हैं सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये छोटे मोटे स्तर पे अपराध नहीं होते हैं, ये एक बहुत बड़े स्तर पे हो रहे हैं और भविष्य में ये और भी ज़्यादा बड़े स्तर पे होंगे। संवाद प्रौद्योगिकी की तेज विस्तार और विकास ने इंटरनेट को मोबाइल, टैबलेट या ब्रॉडबैंड के माध्यम से विश्व के हर कोने में पहुंचा दिया। अब यही है कि जैसे जैसे वैश्वीकरण बढ़ रहा है, वैश्वीकरण बढ़ने के साथ साथ जो हमारा इंटरनेट है, जो हमारे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये तेज़ी से बढ़ रही है।
अब ये तेज़ी से बढ़ रही है, तो ये अपराध होने की संभावना भी तेज़ी से बढ़ेगी। इससे समाज का अधिकांश भाग साइबर अपराधियों के दायरे में आ जाता है। अब साइबर अपराधी जरूरी नहीं है कि चीन के लोगों को टारगेट करे, वो दुनिया के किसी भी व्यक्ति को टारगेट कर सकता है। इस बढ़ी हुई पहुंच ने हमारी सुरक्षा एजेंसियों को अत्यधिक साधनहीन बना दिया है। क्यों? क्योंकि इतने बड़े खतरे को संभाल पाने के लिए ये हमारी एजेंसियां इतनी सक्षम नहीं है। बात करें साइबर क्राइम की, तो साइबर क्राइम और अन्य गैरकानूनी आपराधिक गतिविधियां जैसे हमारे आतंकवाद, तस्करी, मादक द्रव्यों की तस्करी, आपराधिक संगठित अपराध, लूट, इनके बीच संबंध और भी ज़्यादा गहरे होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले तो क्या है कि आतंकवाद किया जाता था कैसे, बंदूक, गोली, बम, धमाके, इनसे। अब इससे ज़्यादा खतरनाक हमारे साइबर अपराध होते जा रहे हैं, जो खतरों को कई गुना बढ़ा रहे हैं। एक ही दिन के अंदर कई बार जो हमारे शेयर मार्केट है इसको क्रैश कर दिया जाता है, तो कई बार ऐसा ही दूसरे कार्य भी हो जाते हैं। साइबर अपराधियों का अपराध की घटना स्थल से बहुत दूर होना, छुपने के लिए अधिक विकल्प और कानूनों का अभाव इस अपराध की चुनौतियों को और भी ज़्यादा मजबूत करता है, मजबूत और सुरक्षा एजेंसियों को और भी ज़्यादा कमज़ोर करते हैं। तो ये चीज़ हमने देखी। अब बात करें साइबर अपराधों का नियंत्रण। क्या साइबर अपराधों का नियंत्रण की बात करें, जिस प्रकार इस अपराध की प्रकृति सीमाओं के परे, जिस प्रकार क्या इस अपराध की प्रकृति सीमाओं के परे, उसी प्रकार एक प्रभावी और साझा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ही इस अपराध को रोक सकता है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति एक देश से बैठा बैठा दूसरे देश में अपराध कर सकता है, इसको रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास ही काम आ सकता है। इसके अलावा कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। एक अकेला राष्ट्र चाहे वो कितना ही सक्षम क्यों न हो, एक अकेला राष्ट्र चाहे वो कितना ही सक्षम क्यों न हो, इस प्रकार के अपराध से नहीं लड़ सकता। इस दिशा में बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। इस दिशा में बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं। पहला आता है हमारे उपायों में देखें तो क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक केंद्रीकृत समन्वय। तो इसमें हम सबसे पहला प्रयास क्या कर रहे हैं इनको रोकने का, कि हमारे जो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक केंद्रीकृत, मतलब जो हमारा सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, टास्क फोर्सेस का गठन किया जाए। टास्क फोर्सेज है, उनका गठन किया जाए जिसमें सभी संबंधित पक्ष होने चाहिए, कानूनी एजेंसियां, सेना, निजी क्षेत्र, शिक्षा, प्रयोक्ता समूह, ये सब चीज़ें संबंधित पक्ष इसके अंदर हो और इंटरनेट के द्वारा किए गए अपराधों में वांछित परिणाम निकले। मतलब इनके जो अपराध किए जाते हैं तो अपराधों को रोकने के लिए जो भी प्रयास किए जाए उन प्रयासों को रोकने की कोशिश हो। इंटरनेट सेवा प्रदाता, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है, इंटरनेट संगठनों, ऑनलाइन वित्तीय सेवा प्रदाताओं के मध्य सक्रिय सहयोग होना चाहिए। तो इन सब के बीच में सक्रिय सहयोग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक सारी जिम्मेदारी इन एजेंसियों की नहीं होनी चाहिए, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को सूचनाओं की गोपनीयता का भरोसा दिलाया जाए। प्राइवेट सेक्टर को सूचनाओं की गोपनीयता का भरोसा दिलाया जाए, जिसके पश्चात सूचना का आदान प्रदान कानूनों और अन्वेषण एजेंसियों के साथ बड़े स्तर पर किया जा सके। कई बार कंपनियां अपनी सूचनाएं देती ही नहीं है, ताकि उन जो गड़बड़ी हुई है या फिर जो हमारा अपराध हुए हैं उनके बारे में पता चल सके। तो उन कंपनियों को हम विश्वास दिलाएंगे कि हम आपकी सूचनाओं के साथ किसी प्रकार का कोई फेरबदल या कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे, बस आप हमें उन अपराधियों को पकड़ने के लिए सहयोग दें। तो इस तरह की बताना पड़ेगा उनको। फिर ICT, मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, तो इस इंडस्ट्री की मदद से पूर्व सक्रिय रूप में से उन तकनीकों और तरीकों को का पहले ही पता लेना जो बाद में अपराधियों के द्वारा उपयोग में लाई जा सकती है। हमारी जो सूचना तकनीकी इंडस्ट्री है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी तकनीक है जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि भविष्य में जो हमारे अपराधी है कैसी तकनीक का उपयोग करके इस तरह के अपराध कर सकते हैं। तो उनको क्या कर सकेंगे, उनका सामना करने और उन्हें रोकने के लिए पहले से तैयार हो सकेंगे। वे भूमिगत फोरम जो अपराधियों को मॉलवेयर और बॉटनेट या अन्य आपराधिक सुविधाएं प्रदान करते हैं उनको प्रभावी रूप से नष्ट करना, ताकि इनका वितरण रुक जाए। मतलब हम क्या करेंगे, जो ऐसे भूमिगत फॉर्म बनाएंगे जो अपराधियों को मॉलवेयर और बॉटनेट या आपराधिक सुविधाएं प्रदान करते हैं ना, इनको इंटरनेट से बिल्कुल साफ कर देंगे ताकि वो और भी ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए। साइबर अपराधियों को सक्रिय रूप से ट्रैक कर पहचान कर उनके सभी संसाधनों को जब्त कर लेना। साइबर अपराधियों को सक्रिय रूप से ट्रैक कर पहचान कर उनके सभी संसाधनों को जब्त कर लेना। इन अपराधों में सहयोग देने वाली तथा कथित जो ब्लड प्रूफ कंपनियां हैं उनको सरकार, कानूनी एजेंसियों, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के साथ साझा
एक्शन से छिन्न भिन्न कर देना चाहिए। कई बार क्या है, और ये अपराध है, तो कई बार क्या है, जो वायरस है, वायरस कहीं जन्म नहीं लेता। कई बार तो एंटीवायरस बनाने वाली कंपनियां ही वायरस बना देती है, ताकि वायरस फैलेगा तभी तो उनके एंटीवायरस की जो कंपनी है ग्रोथ करेगी। तो ये क्या होती है, इस तरह की बुलेट प्रूफ कंपनियां बन जाती है जिन वायरस को पोषण देती हैं, मतलब रिसर्च करवाती है वायरस बनाने के लिए। तो इनको कंपनी को सरकार, कानूनी एजेंसियां और आईसीटी इंडस्ट्री के साथ साझा करके इनको छिन्न भिन्न कर देंगे तथा इनको ऐसा करने से रोकेंगे। जो हमारे साइबर अपराधी हैं, तो साइबर अपराधियों की मनोवृत्ति और व्यवहार का गहरा विश्लेषण किया जाएगा। क्या साइबर अपराधी होते हैं, तो साइबर अपराधी की मनोवृत्ति और व्यवहार का गहरा विश्लेषण किया जाएगा। विश्लेषण कर पहचान करना, अपराध विज्ञान में अधिक अनुसंधान को प्रेरित करना और भूतकाल के अंदर जो घटित साइबर अपराध है उनका भी गहर अध्ययन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इनको भविष्य में रोका जा सके। जो हमारी कानूनी एजेंसियाँ, पुलिस को बुद्धिमान हैकरों और विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करना, ताकि जहर को जहर के द्वारा काटा जा सके। मतलब कई बार क्या है, हमारी जो पुलिस एजेंसियां होती है, कानूनी एजेंसियां होती है, उनमें जो हमारे बुद्धिमान हैकर है उनको शामिल करें, ताकि वह जो ये हमारे हैकर है इनकी जो गतिविधियों को पहचान सके और उनको पकड़ने में मदद कर सके। क्योंकि एक हैकर ही दूसरे हैकर को पकड़ सकता है, क्योंकि जहर ही जहर को काट सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा बैकअप की तरह तो कार्य करता ही है, ऐसे अपराधों के प्रति अधिक प्रतिरोधी होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि पूरे के पूरे जो डेटा होता है उस तक एक्सेस नहीं होता है, एक्सेस केवल उस पार्ट तक होता है जो आपके लिए उपयोगी हो। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए भी इसको रोका जा सकता है। तो भारत में इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है, इसको लाया जाना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। तो ये यदि आता है तो इसमें आसानी से आप ये सॉफ्टवेयर डाल नहीं सकते। फिर भारत क्या है, आईटी महाशक्ति बन रहा है। तो आईटी महाशक्ति भारत की जो इंडस्ट्री है को आगे लाकर राष्ट्र को एक ऐसा प्रोग्राम तैयार करके देना होगा जो पूर्णतः सुरक्षित हो। क्यों? क्योंकि बाहर के प्रोग्रामों में हेरफेर और हस्तक्षेप की संभावना बढ़ जाती है। तो हमारी जो भारत की आईटी इंडस्ट्री है उसकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो दुनिया के अंदर महाशक्ति का एक जो ढिंढोरा पीटती है कि भारत एक आईटी महाशक्ति है। तो भारत को एक ऐसा प्रोग्राम बना के देना चाहिए भारत को, जो क्या है कि इस तरह के जो मालवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित हो। क्योंकि भारत यदि बाहर से ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे प्रोग्राम खरीदता है तो वो तो एक तरह से बात आती है कि वो प्रोग्राम में बाहर का है तो कोई हस्तक्षेप या हेरफेर की संभावना बनी रहती है, और हम खुद ही बनाएं तो ऐसी संभावना कम से कम रहती है। तो वैसे इस दिशा में बहुत ज़्यादा कार्य भी किया जा रहा है। भारत को क्या सार्क, आसियान, एससीओ आदि जो क्षेत्रीय संगठन है इनमें इस दिशा में सहयोग बढ़ाने की पहल भी करनी चाहिए, ताकि हमारे क्षेत्रीय जो संगठन है वो इस क्षेत्र में कार्य करें। फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं उसकी। तो 1990 में यूएन की जो महासभा है, जो यूनाइटेड नेशन की महासभा है, उन्होंने कंप्यूटर अपराधों पर कानून से संबंधित एक प्रस्ताव पास किया था। 1996 में काउंसिल ऑफ यूरोप ने यूएस, जापान, कनाडा इनके साथ मिलकर कंप्यूटर अपराधों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि का प्रारूप तैयार किया था। 23 नवंबर 2001 को काउंसिल के जो हमारे काउंसिल है यूनाइटेड नेशन की, उस काउंसिल के जो यूरोप साइबर क्राइम कन्वेंशन CECC इन पर 45 देशों ने हस्ताक्षर किया, जिसके कुछ प्रावधान थे। क्या प्रावधान थे? 2001 में किए थे। प्रभावी कानूनी फ्रेमवर्क प्रदान करना ताकि साइबर अपराधों को रोका जा सके। सामान्य परिभाषाएं तथा शर्तें जिन पर यह निर्धारित किया जा सकेगा कि कोई अपराध साइबर अपराध है या नहीं है। फिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। क्या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना भी इसी के अंदर शामिल है। सामान्यतः इस मुद्दे पर विकसित और विकासशील देशों के मध्य मतभेद होने पे क्या सामान्यतः ये जो मुद्दा है, तो इस मुद्दे पर विकसित और विकासशील देशों के मध्य मतभेद है। तो इस वजह से यूएन में चर्चाएं अधिक प्रभावी नहीं हो पाती है। इस मतभेद को समाप्त करने के लिए यूएन सलाहकार समिति साइबर क्राइम कानून तथा साइबर क्रियान्वयन इन पर अध्ययन करेगी। जब यूएन सलाहकार समिति है वो उन्होंने कहा कि हम पहले इस पर अध्ययन करेंगे, किस पे? साइबर क्राइम कानून और कानून का क्रियान्वयन पर अध्ययन किया जाएगा। 2002 की बात करें तो 2002 में OECD ने एक गाइडलाइन जारी की। गाइडलाइन क्या थी? गाइडलाइन फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड नेटवर्क टुवर्ड्स ए कल्चर ऑफ सिक्योरिटी। क्या गाइडलाइन फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स
टुवर्ड्स ए कल्चर ऑफ सिक्योरिटी। तो ये गाइडलाइन जारी करते हैं 2002 में। अब बात करें भारत भी इसके लिए कोई प्रयास कर रहा है या नहीं, भारत के प्रयासों की बात करें। भारत भले ही IT सुपर पावर बन गया हो, पर इसके साइबर सुरक्षा कार्यदल में सिर्फ 566 विशेषज्ञ ही काम करते हैं। मतलब आप देख सकते हो कि हमारे 140 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ की आबादी में साइबर सुरक्षा कार्यदल है, उसमें केवल 556 विशेषज्ञ ही काम करते हैं। जबकि चीन में 1.25 लाख, अमेरिका में 91,000, रूस में 7300 व्यक्ति इस क्षेत्र में काम करते हैं। तो भारत के काम करने वाले लोगों की संख्या देखकर तो आप हंस पड़ेंगे। अब इस चीज़ को रोकने के लिए भारत के अंदर 2002 के अंदर एक IT का अधिनियम आया था। तो उस अधिनियम के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की बात करें, IT एक्ट 2000, तो 17 अक्टूबर 2000 को ये हमारा IT एक्ट लाया गया था। ये एक्ट क्या करता है, डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं उनको वैधानिक मान्यता देता है। ये हमारा IT एक्ट है, ये क्या करता है, डिजिटल साइंस या डिजिटल हस्ताक्षर को वैधानिक मान्यता देता है। अब आपने देखा होगा जो हमारे जो आधार कार्ड तो नहीं, लेकिन हमारे जो ये आते हैं ना, ये आय प्रमाण पत्र होते हैं, जाति प्रमाण पत्र होते हैं, ये डिजिटल हस्ताक्षर होके ही आते हैं। साइबर अपराधों हेतु न्यायिक प्रणाली बनाई गई। क्या साइबर अपराधों हेतु न्यायिक प्रणाली बनाई? एक विशेष चैप्टर 11 अलग अलग प्रकार के साइबर अपराधों का वर्णन करता है और उन्हें दंडनीय अपराध घोषित करता है। तो IT एक्ट 2000 के अंदर क्या किया गया है, एक चैप्टर 11 डाला गया है, जिसके अंतर्गत क्या है, अलग अलग प्रकार के जो साइबर अपराध है उनका वर्णन किया गया है और उन्हें दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो IT अमेंडमेंट एक्ट 2008 है, उसके अंदर जो सेक्शन 66 था उसमें जो साइबर अपराध उसकी सजाओं का भी उल्लेख किया गया है। मतलब 2008 के अंदर इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया। सेक्शन 66 या धारा 66 के अंदर बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई। तो उसकी बात करें, 66A में आपत्तिजनक जो संदेश भेजा जाता है, जैसे व्हाट्सअप होता है, मैसेज होते हैं, उनकी बात की। 66B में चोरी किए गए कंप्यूटर की खरीद। 66C में दूसरों के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, पासवर्ड आदि का उपयोग करके पहचान चोरी करना, निजता का हनन। 66E में 66F में साइबर आतंकवाद हेतु उम्र कैद की सजा बताई गई है। तो 66A में हमारे आपत्तिजनक संदेश भेजना, 66B में चोरी किए गए कंप्यूटर की खरीद, 66C में दूसरों के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, पासवर्ड आदि का प्रयोग कर पहचान चोरी करना, 66E में निजता का हनन, 66F में साइबर आतंकवाद हेतु उम्र कैद तक की सजा। तो ये सब चीज़ें हमारे IT अमेंडमेंट एक्ट 2008 में दी गई है, धारा 66 के अंतर्गत। फिर धारा 69 की बात करें, धारा 69 सरकार और एजेंसियों को किसी भी प्रकार की साइबर सूचना को इंटरसेप्ट, मॉनिटर और डिक्रिप्ट करने की शक्ति देती है। कि सरकार और एजेंसी को क्या, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई साइबर सूचना है उसको इंटरसेप्ट करने की, मॉनिटर करने की और डिक्रिप्ट करने की शक्ति भी देती है। कौन? सेक्शन 69। सेक्शन 70B, सेक्शन 70B क्या कहता है, एक टीम बनाने के बारे में बात करता है। तो वो कौन सा? सर्ट टीम है। तो ये CERTIN, ये 13 है वैसे तो नाम इंडिया के लिए। 13 का मतलब होता है सेंट्रल इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, इंडिया की है। तो इसका उल्लेख किया जाता है सेक्शन 70B के अंदर। जो हमारे साइबर अपराध है, तो साइबर अपराधों के संबंध में सरकार की एक नोडल एजेंसी की तरह कार्य करती है। तो सर्ट के कार्य क्या होंगे? बड़े सुरक्षा खतरों के समय हरकत में आकर समन्वय बनाना, तंत्र में उपस्थित और संभावित खतरे उनकी पहचान करके उनको दूर करना। फिर बात करें, ये तो हमारी पहला कार्य हो गया हमारा IT एक्ट 2000 का, जो जिसमें 2008 में जिसमें संशोधन किया गया था। 66 धारा है उसमें चेंज किए गए थे। 66 धाराओं में नहीं, धारा नंबर 66 में चेंज किया गया था, जिसमें मुंबई, बेंगलोर, अन्य बड़े शहरों में एंटी साइबर क्राइम सेल्स CCC पुलिस विभाग की भी बनाई गई है, जो केवल साइबर अपराधों के लिए कार्य करती है। केरल की बात करें तो केरल में ने इस संबंध में एक वेब पोर्टल बनाया है और एक कॉल सेंटर भी बनाया है। यहाँ के स्कूलों और कॉलेजों में स्टॉप साइबर क्राइम आर्मीज भी बनाई गई है ताकि जागरूकता फैलाई जा सके। CBI और मुंबई पुलिस ने साइबर कैफे मालिक हेतु लाइसेंस लेने की सिफारिश की है कि लाइसेंस अनिवार्य होना चाहिए एक साइबर कैफे खोलने के लिए। तो लाइसेंस को अनिवार्य बनाने की बात की थी CBI और मुंबई पुलिस ने। और भारत के अंदर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 लाया गया है ताकि हमारे जो ये फर्जी जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड ना हो अपने आप। फिर एक सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम भी बनाया जाएगा, CMS। भारत सरकार ने इसे सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा डेटा की मॉनिटरिंग हेतु स्थापित किया गया सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम को।
इसके माध्यम से क्या होगा, इसके माध्यम से ये रियल टाइम में किसी मोबाइल या फिक्स्ड लाइन पर हुआ बातचीत, SMS, फैक्स, वेबसाइट विजिट, सोशल मीडिया प्रयोग, इंटरनेट सर्च, ईमेल, ड्राफ्ट्स तक टाइम में किसी भी मोबाइल फिक्स्ड लाइन पर हुआ वार्तालाप, SMS, फैक्स, वेबसाइट विजिट, सोशल मीडिया प्रयोग, इंटरनेट सर्च, ईमेल, ड्राफ्ट सब तक पहुंच बना सकते हैं। इसके प्रयोग की शर्तें निर्देश इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 और ITAA इसके सेक्शन 69 में दी गई। मतलब वही है, सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम में हम क्या करेंगे, जो हमारी सुरक्षा इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो डेटा की चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो डेटा, उसको रियल टाइम में उसको मॉनिटर किया जा सकता है। बात करें आगे हमारे NCCC के नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर या नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर की बात करें तो भारत अपना स्वयं का साइबर सुरक्षा ढांचा स्थापित कर रही है, इसे NCCC कहा गया, जो क्या करेगा, खतरों का आकलन करके सूचनाओं को सभी पक्षों, संबंधित पक्षों उनसे साझा करेगा। फिर ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की बात करें तो शिकायतकर्ताओं को बाल अश्लीलता, बाल यौन शोषण सामग्री, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की छवियों, स्पष्ट यौन सामग्री से संबंधित शिकायतों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। क्या है, हमारे पोर्टल का नाम क्या है, ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है ताकि क्या है, जो हमारे शिकायतकर्ता है तो शिकायतकर्ताओं को बाल अश्लीलता, बाल यौन शोषण सामग्री, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, इनकी जो फोटोज़ होती है, स्पष्ट यौन सामग्री है, तो उनके संबंध में कोई शिकायत आती है तो उनके संबंध में सक्षम बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, इस पोर्टल को। देश में साइबर अपराध से संबंधित मुद्दों को व्यापक तरीके से संभालने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, मतलब इंडियन एक साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, क्या इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर मतलब I4C, इसकी स्थापना की गई है। फिर देश की बात करें तो भारत देश में महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र NCIIPC, मतलब राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र, तो ये NCIIPC, तो ये केंद्र सेंटर है, इसकी स्थापना की गई ताकि महत्वपूर्ण सूचना की अवसंरचना की सुरक्षा की जा सके। फिर बात करें साइबर स्वच्छता केंद्र या साइबर स्वच्छता केंद्र की स्थापना की जाएगी तो बॉटनेट सफाई और मैलवेयर विश्लेषण केंद्र, तो दुर्भावनापूर्ण प्रोग्रामों का पता लगाने और ऐसे प्रोग्रामों को हटाने के लिए निःशुल्क उपकरण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। साइबर हमलों और साइबर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संकट प्रबंधन योजना का निर्माण किया जा रहा है। एक योजना है संकट प्रबंधन योजना, तो ये योजना किसके लिए काम आएगी, साइबर हमलों और साइबर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए। एक भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में, जो हमारा भारतीय सांख्यिकी संस्थान है, स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कोलकाता में, तो ये क्रिप्टोलॉजी में सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है। एक हमारी नीति भी आई है, साइबर सुरक्षा, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013, तो सरकार ने बहुत सारे उद्देश्यों के साथ नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी भी लॉन्च की है 2013 की, बहुत ज़्यादा कार्य करती है। बात करें इसकी पॉइंट्स की, तो बदलती तकनीक के साथ नीतियों में सुधार करने के लिए समय समय पर कानूनों की समीक्षा की जाएगी, इस नीति के अंदर की पॉइंट है। नीति में सुझाव देने के लिए एक थिंक टैंक बनाया जाएगा, क्या नीति है, नीति में सुझाव देने के लिए एक थिंक टैंक बनाया जाएगा। साइबर सुरक्षा में प्राइवेट सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। जो साइबर सुरक्षा है तो साइबर सुरक्षा में प्राइवेट सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, द्विपक्षीय बहुपक्षीय संबंधों को बढ़ाकर सुरक्षा एजेंसियों, कानूनी एजेंसियों, न्यायिक तंत्रों के मध्य वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना। कि द्विपक्षीय बहुपक्षीय संबंधों को बढ़ाकर सुरक्षा एजेंसियों, कानूनी एजेंसियों, न्यायिक तंत्र हैं, इनके मध्य वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना भी इसका कार्य है। 1 सितंबर 2014 के अंदर एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, मतलब साइबर स्पेस सुरक्षा प्रबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन गया है। तो साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है, ये क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। क्यों? क्योंकि भविष्य के सबसे बड़े खतरे आतंकवाद और युद्ध नहीं है, बल्कि क्या, साइबर अटैक है। कई बार क्या है, तो ये हमने 15 पॉइंट देखे कि भारत सरकार के द्वारा साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं, तो वो है। अब बात करेंगे, शब्द आता है डेटा डिडलिंग। डेटा डिडलिंग क्या है? डेटा डिडलिंग में कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल होता है कि जानकारी को डेटा टाइप करने वाले किसी व्यक्ति डेटा को बदलने
वाले वायरस, डेटाबेस, एप्लीकेशन के प्रोग्रामर, कंप्यूटर फाइल में जानकारी संग्रहित करने की प्रक्रिया में शामिल किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दर्ज किए जाने के तरीके से बदल दिया जाता है। इसमें प्रसंस्करण से पहले कुछ समय के लिए वित्तीय जानकारी को स्वचालित रूप से बदलना, फिर मूल जानकारी को पुनर्स्थापित करना भी शामिल होता है। तो इसमें क्या था डेटा डिटेलिंग में कि आप जैसे कोई बैंक की साइट खोलते हो, आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड डाले और आपको बताया कि आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड गलत है, जबकि आपके वो सही थे और आप दोबारा प्रयोग नहीं करते हो, तो वो क्या है आपके उन पासवर्ड और जो लॉगिन आईडी उनको पता लगा लेगा और पता लगाने के बाद वो उसके अंदर प्रयोग कर लेगा और उसके आपके खाते से पैसे निकाल लेंगे। तो ये हमारी डेटा डिटेलिंग होती है। तो इस तरह एक आज हमने एक चैप्टर देखा। चैप्टर के अंदर हमने सूचना प्रौद्योगिकी की और कानून के संबंध में कानून और जो हमारे साइबर अपराध थे इनके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।